ज़्यादातर मुग़ल के नाम पे बहुत कुछ यहाँ चलता है। तो एक बात बता दूँ कि सभी मुसलमान मुग़ल नहीं थे। मुग़लों के पहले गुलाम, खलजी और दूसरे वंश के लोग यहाँ राज्य करते थे। नए वर्ग तो अस्तित्व में आते हैं, पुराने वर्ग खत्म नहीं होते। पुराने वर्ग कौन? राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार। औरंगज़ेब के दरबार में जयचंद भी है, जयसिंह भी है, और औरंगज़ेब के सेनापतियों में ये सब लोग भी, राजपूत लोग भी हैं। तो राजाशाही को हिंदू मुसलमान के रूप में क्यों देखा गया, उस पर हम आएंगे। जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय राजा, उनकी सेना भी सूरत तक गई लूटमार करने, बंगाल तक गई लूटमार करने। और ये बात भी हमें सीखने को मिलती है कि लूटमार में केवल संपत्ति नहीं आती थी, लूटमार में संपत्ति के साथ साथ उस स्त्रियों को भी लूट कर लाते थे। ये एक राजाशाही की व्यवस्था का आजकल बहुत गुणगान हो रहा है, इसलिए मैंने कहा इसको मैं रेखांकित कर दूं। भगत सिंह क्या बात करते थे? भगत सिंह ये बात नहीं करते थे कि राम मंदिर बनाओ, गौ माता की पूजा करो, गोबर से कोरोना को दूर करो, ये बातें नहीं करते थे। भगत सिंह जो नास्तिक थे, भगत सिंह बात करते थे वैज्ञानिक सोच की। भगत सिंह बात करते थे गरीबी दूर होना चाहिए, दलितों पे अत्याचार बंद होना चाहिए, किसानों पे अत्याचार बंद होना चाहिए, मजदूरों को उनके अधिकार मिलना चाहिए। अल्पसंख्यकों के खिलाफ पूर्वाग्रह, गलत धारणाओं का फैलाना। दूसरा है इसके आधार पे नफरत पैदा करना। तीसरा है इस नफरत के आधार पे दंगे करवाना। चौथा है दंगों के आधार पे सत्ता पे आना। और पांचवा है सत्ता में आके उस एजेंडा को पूरा करना जो समाज के चंद संभ्रांत लोगों के फेवर के हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में सांप्रदायिक राजनीति के उदय का। हाउ डिड कम्युनल पॉलिटिक्स इमर्ज इन इंडिया? क्योंकि भारत तो एक बहुत पुराना देश है, सदियों से यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते आए हैं। और थोड़े से मैं बता दूं कि यहाँ जो क्रिश्चियनिटी है वो पहली शताब्दी से आ गई थी, सेंट थॉमस के माध्यम से मलाबार तट पर। और इस्लाम भी यहाँ 7वीं शताब्दी में आ गया था, अरब व्यापारियों के माध्यम से। और यहाँ के धर्म तो है ही, बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म का उदय भी हुआ मध्ययुगीन काल में। तो ये सब धर्म के लोग आपस में रहते थे, पर सांप्रदायिक राजनीति नाम की चीज़ नहीं थी। तो यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि सांप्रदायिक राजनीति जो है वो राजाशाही के युग में नहीं आती। ये जो पहले का युग था उसमें ज़मींदारी व्यवस्था थी, राजाशाही थी, कोई इस प्रकार से चुनाव की प्रथा नहीं थी। उसको राष्ट्र कहना भी गलत होगा, क्योंकि राष्ट्र हम कब कहते हैं कि जब पूरे लोग अपने आप से, एक दूसरे से, शिक्षा से, संचार से और दूसरे माध्यम से, सवालों के माध्यम से जुड़े रहते हैं। तो सांप्रदायिक राजनीति का उदय जो हुआ वो यहाँ हुआ अंग्रेज़ों के आने के बाद। अंग्रेज़ों के आने के बाद यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ये इसमें बहुत गहरे परिवर्तन आए। पर इसमें आने के पहले थोड़ा सा मैं वापस और जाके ये कहूँगा कि जैसे यहाँ पहले अलग अलग प्रकार के राजा थे, पर जैसे सम्राट अशोक से लेकर आप औरंगज़ेब तक आओ तो किसी भी राजा की बाउंड्री, सीमा एक सरी की नहीं थी। और ये राजा का संविधान नहीं होता था, राजा की बाउंड्री ये कभी भी निश्चित नहीं होती थी। राजा के बदलने के साथ साथ उसकी ये भी बदल जाती थी। दूसरा ये ख्याल कीजिए कि जो राजाशाही थी उसका आधार धर्म नहीं था। राजाशाही का आधार ज़्यादातर सत्ता और राजा लोग मुख्य रूप से सत्ता के लिए राज्य करते थे, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए राज्य करते थे। अब यहाँ अंग्रेज़ों का आना होता है। उधर यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति होती है। इंडस्ट्रियल क्रांति के बाद यूरोप में एक नए प्रकार का समाज, जिसको हम कह सकते हैं मॉडर्न नेशन स्टेट, आधुनिक राज्य व्यवस्था का उदय होता है। और उसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मशीनरी का प्रयोग उत्पादन में,
एम्प्लॉइंग द मशीनरी टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन, इसके कारण लोगों का, देशों का प्रोडक्शन बहुत बढ़ने लग गया। और जो लोग पहले जहाँ औद्योगिक क्रांति हुई वो अपने मार्केट के लिए ढूंढने लग गए। उनके यहाँ व्यापार हो रहा था, उनके यहाँ उत्पादन हो रहा था, पर उस उत्पादन को बेचना कहाँ है, मार्केट कहाँ पैदा करना। इसके लिए बहुत सारे यूरोपीय देश जहाँ पहले औद्योगिक क्रांतियाँ हुई उनके बीच में एक स्पर्धा हुई, और वो स्पर्धा के आधार पे उन्होंने दुनिया भर में जाके अपनी मार्केट्स को स्थापित करने की कोशिश की। इसी कड़ी में आप देखेंगे भारत में फ्रेंच आए, पर फ्रेंच का एक सीमित एरिया था। पोर्चुगीज़ आए, उनका भी एक सीमित एरिया था। पर अंग्रेज़ जो यहाँ आए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे देश पर राज्य कर लिया। उन्होंने अपनी सेना बनाई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो व्यापार के लिए, पर वो सेना बना रही और पूरे देश में उसका धीरे धीरे करके राज्य हो जाता है। क्योंकि यहाँ अलग अलग राजा थे, एक एक राजा से वो लड़ाई करते थे, दूसरे राजा के साथ संधि करते थे। डिवाइड एंड रूल उन्होंने उस शुरुआत में भी लागू किया, इससे यहाँ उनका पूरा शासन आ गया। अब यहाँ पहली बात ये देखना चाहिए, कई लोग ऐसा हमें बताते हैं कि अंग्रेज़ों के आने के पहले जैसे मुस्लिम वंश के राजा राज्य करते थे, ज़्यादातर मुग़ल के नाम पे बहुत कुछ यहाँ चलता है। तो एक बात बता दूँ कि सभी मुसलमान मुग़ल नहीं थे। मुग़लों के पहले गुलाम, खलजी और दूसरे वंश के लोग यहाँ राज्य करते थे। और दूसरी बात ये भी बता दूँ कि अभी एक बात आई कि ये मुग़ल जो थे वो लुटेरे थे। तो उससे मुझे याद आया ये बताने का कि जो मुसलमान राजाओं ने यहाँ राज्य किया, अब मुसलमान राजाओं में भी दो प्रकार के, कुछ मुसलमान राजा आए लूट कर चले गए, महमूद गोरी, महमूद गजनवी। बाकी जिन मुसलमान राजाओं ने यहाँ राज्य किया, पहली बात तो उन्होंने राज्य किया स्थानीय लोगों के मेल जोल से। तो अकबर के दरबार में बीरबल भी है, अकबर के दरबार में टोडरमल भी है, अकबर का प्रधान सेनापति राजा मान सिंह है। औरंगज़ेब के दरबार में जयचंद भी है, जयसिंह भी है, और औरंगज़ेब के सेनापतियों में ये सब लोग भी, राजपूत लोग भी हैं। तो ये पहली बात। दूसरा, अभी ये बहुत चल रहा है टीवी पे कि मुग़ल जो थे वो लुटेरे थे। तो सवाल है कि अकबर ने यहाँ जो टैक्स वसूल किया, राजा लोग टैक्स वसूल करते थे, लगान, उसकी तरफ तो लोग ज़्यादा ख्याल नहीं करते कि राजाशाही का मुख्य समस्या हिंदू मुसलमान नहीं थी। राजाशाही की मुख्य समस्या जो थी वो थी किसानों से क्रूरता से, निर्दय तरीके से लगान वसूल करना, और राजाओं की सेना पड़ोसी क्षेत्रों में जाके लूटमार करना। ये हर जगह होता था। पर जो मुसलमान राजाओं ने दिल्ली, आगरा से राज्य किया, वो यहाँ की संपत्ति लूट कर बाहर नहीं ले गए, यहीं रहे, यहीं मरे, इसी मिट्टी में खाक हो गए। इस बात को ज़रा ख्याल कीजिएगा। खैर, तो राजाशाही को हिंदू मुसलमान के रूप में क्यों देखा गया, उस पर हम आएंगे। जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय राजा, उनकी सेना भी सूरत तक गई लूटमार करने, बंगाल तक गई लूटमार करने। और ये बात भी हमें सीखने को मिलती है कि लूटमार में केवल संपत्ति नहीं आती थी, लूटमार में संपत्ति के साथ साथ वो स्त्रियों को भी लूट कर लाते थे। ये एक राजाशाही की व्यवस्था का आजकल बहुत गुणगान हो रहा है, इसलिए मैंने कहा इसको मैं रेखांकित कर दूं कि राजाशाही की अपनी एक व्यवस्था थी, उससे आज के समाज की तुलना करना गलत है। ठीक है, तो पहली बात, अंग्रेज़ लोग आए, ये अलग प्रकार का शासन था। अलग प्रकार से कैसे था कि यहाँ जो राजा थे यहीं राज्य करते थे, यहीं जीते थे, यहीं मरते थे, स्थानीय सभ्यता में मिलजुल कर होते थे, और ये मेलजोल से ही भारत की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, इन सब का विकास हुआ। अंग्रेज़ों को इसमें कोई रुचि नहीं थी। अंग्रेज़ रहते थे इंग्लैंड में, यहाँ असाइनमेंट करके आते थे, नौकरी करके और चले जाते थे। उनका मुख्य उद्देश्य था यहाँ से संपत्ति को लूट कर ले जाना। अब जब तक अंग्रेज़ आए, 17वीं शताब्दी आ जाती है, 18वीं शताब्दी आ जाती है, और उसी के साथ साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होते हैं, और उससे उत्पादन में बहुत परिवर्तन होते हैं।
तो अंग्रेज़ों ने जब यहाँ राज किया, अंग्रेज़ों का राज करना और राजाओं के राज्य करने में एक फ़र्क है, इसको देख लीजिए। और अंग्रेज़ों के राज्य करने का मुख्य फ़र्क ये है कि वो यहाँ की संपत्ति लूट कर इंग्लैंड ले गए। हमको सिर्फ कोहिनूर हीरा याद रहता है, कोहिनूर हीरा जो न मेरे काम का है ना आपके काम का है, वो आपको याद रहता है। पर जो इतनी बड़ी संपत्ति लूट कर ले गए, उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं। तो इसके बारे में शशि थरूर ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, द डार्क इरा ऑफ एम्पायर। उसमें बताते हैं कि यहाँ से कितना शोषण हुआ, कितना लूट मार हुआ, कितनी संपत्ति को ले गए। और यहाँ तक कि बंगाल का, जिसको ग्रेट फेमिन कहते हैं, फेमिन में क्या ग्रेटनेस होती है मुझे पता नहीं, ग्रेट फेमिन का मतलब यही है कि लाखों लोग क्रूरता से मारे गए। और आपको पता है उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि उस समय अंग्रेज़ों को, जो युद्ध के इसमें बिजी थे, उनको अपनी सेनाओं के लिए अन्न यहाँ से ले जाना था। दे वॉन्टेड टू टेक अवे द फूड ग्रेन्स, ये उसका एक एग्जाम्पल था। तो खैर उन्होंने यहाँ दबा के शोषण किया। और जो भारत पहले औरंगज़ेब के समय वर्ल्ड में जिसके प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन 27% था, अंग्रेज़ों के जाने के बाद तक ये कम होके 4% हो गया। अंग्रेज़ों ने दो चीज़ें की, एक संपत्ति को लूट कर ले जाना, दूसरा यहाँ जो लगान की व्यवस्था है उसको उन्होंने और क्रूर बना दिया। दे मेड इट मोर क्रूएल, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेजेंट्री वॉज इंटेंसिफाइड। एनीवे, ये तो एक बेसिक प्रोसेस हो गई। इसी के साथ साथ अंग्रेज़ों ने परिवर्तन लाए। समाज हमेशा बदलता रहता है, समाज एक तालाब की तरह नहीं है, ये एक नदी की तरह है जो हमेशा बदलता रहता है। और उन्होंने जो परिवर्तन लाए, उनका उद्देश्य भी बहुत क्लियर था। उनका उद्देश्य था यहाँ की संपत्ति को लूटकर इंग्लैंड ले जाना, ये उनका सेंट्रल पॉइंट, केंद्रीय मुद्दा। और इसके लिए उन्होंने परिवर्तन लाए। पहला परिवर्तन जो लाया कि यहाँ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो। जैसे दिल्ली से सामान लूट के ले जाना है, भोपाल से ले जाना है, तो कैसे जाएगा इंग्लैंड? तो वहाँ से आपको पहले आना पड़ेगा बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इन जगहों से सामान ले जाना पड़ेगा। तो पहला उन्होंने जो विकास किया, सामान यहाँ पहले कैसे आता था? दिल्ली से बम्बई तक पहले सामान आता होगा शायद रेलगाड़ी, बैलगाड़ी में, शायद पहले बैलगाड़ी में आता होगा। उन्होंने इसके बदले लाई रेलगाड़ी। तो पहला परिवर्तन हो गया रेल। अब दूसरा, आपको पता होगा पहले राजा लोग एक दूसरे को पत्र लिखते थे, और पत्र ले जाने वाले कौन होते थे? हरकारे, वो जो घोड़े पे जाते थे। अब कई लोग मजाक में मुझे कह देते हैं, अरे पहले तो कबूतर पत्र ले जाते थे। वो बात भी सही है, पर कबूतरों का एक स्पेशलाइजेशन था, वो था लव लेटर्स को ले जाना। खैर, तो इसलिए वो किसी काम के नहीं थे अंग्रेज़ों के। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ जो लाया वो था टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, इसको मैं कहूँगा मेल। और तीसरा उन्होंने जो किया वो था, उससे कुछ फ़ायदा भी हो हमारा, और वो था आधुनिक शिक्षा को लाना, मॉडर्न एजुकेशन। लॉर्ड मैकॉले, उनको चाहिए थे क्लर्क बनाना, उसके कारण वो शिक्षा को लाए। और उनकी शिक्षा के लाने के तरीके में एक सीमितता थी, देयर वाज नैरोनेस, ये पूरा व्यापक शिक्षा का विकास नहीं था। तो खैर, शिक्षा के साथ फिर यहाँ न्याय व्यवस्था बदली। पहले तो राजा के समय न्याय व्यवस्था बहुत सरल है, राजा कानून बनाता है, राजा सरकार चलाता है, राजा कानून लगाता है और लोगों को जेल में डाल देता है। अब यहाँ कानून व्यवस्था बदली, कानून व्यवस्था के साथ जेल व्यवस्था का भी विकास हुआ। तो हमें याद रहे, इसके लिए मैं इसको सरल तरीके से कहता हूँ, यार जेल की कैटेगरी में मैं ये सब डाल देता हूँ, शिक्षा, न्याय व्यवस्था वगैरह वगैरह, जिसकी परिणति जेल में होती है। तो ये तीन परिवर्तन कौन से हो गए? रेल, मेल और जेल, याद रहेगा, ठीक है। अब इसी के साथ समाज बदलता है। याद रखिए, समाज हमेशा एक सरी का नहीं रहता। पहले हम लोग पशुपालक थे, पशुपालक के पहले शिकारी थे, हंटर फूड गैदरर, शिकारी खाद्य जमा करने वाले, और उसके बाद पशुपालक हुए, उसके बाद कृषि समाज आया, और औद्योगिक समाज जो ये आया। इसके साथ साथ अंग्रेज़ों के आने के बाद समाज में 3 नए वर्ग अस्तित्व में आते हैं, और ये अगर हम समझ गए तो हमें सांप्रदायिक राजनीति का उदय समझ जाएगा।
अब अंग्रेजों को यहाँ पूरा परिवर्तन नहीं करना था, उनको उतना ही करना था जिससे उनका फायदा शोषण चलता रहे। तो ये 3 नए वर्ग आए। पहला वर्ग आया व्यापारी उद्योगपति। व्यापारी उद्योगपति क्या किया इन्होंने? फैक्ट्रियां डाली, अंग्रेजों को माल एक्सपोर्ट करते थे और चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे। यहाँ वो ग्रुप आया, टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानिया, डालमिया, पहला। दूसरा, इसके बाद अब फैक्ट्रियां डाली तो फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा? फैक्ट्रियों में काम करेगा मजदूर, तो दूसरा वर्ग आया मजदूर। और तीसरा, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक न्याय व्यवस्था, इन सब से जो वर्ग अस्तित्व में आया वो था आधुनिक शिक्षित वर्ग। तो ये 3 वर्ग जो हैं, व्यापारी, उद्योगपति, मजदूर वर्ग और आधुनिक शिक्षित वर्ग, इनमें से भारतीय राष्ट्रवाद का उदय होता है। फिर बाकी पुराने वर्ग कौन से थे? पहले किनका शासन था? पहले थे राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार। अंग्रेजों ने राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार को खत्म नहीं किया, उसमें उनको कोई रुचि नहीं थी। फ्रांसीसी क्रांति आप देखिए, फ्रांसीसी क्रांति में क्या होता है? उद्योगपति आते हैं, क्रांति करते हैं और राजाशाही के वर्ग को इतिहास के समुद्र में डुबा देते हैं। तो एक नया वर्ग आ जाता है, वही व्यापारियों का, उद्योगपतियों का, मजदूरों का, और उसी के साथ साथ स्त्रियों को भी मुक्ति मिलती है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो मॉडल है वो यहाँ नहीं होता, क्योंकि यहाँ क्या है? यहाँ कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद। नए वर्ग तो अस्तित्व में आते हैं, पुराने वर्ग खत्म नहीं होते। पुराने वर्ग कौन? राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार। अब जब नए वर्ग अस्तित्व में आते हैं तो ख्याल कीजिए, अंग्रेज़ों की एक बहुत अच्छी बात थी उस समय की, वो थी संगठनों का बनना। संगठनों का बनना। अब आप अकबर के समय, औरंगजेब के समय, अशोक के समय संगठन की कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षकों का संगठन है, हमारी मांगे पूरी करो, ये लागू करो, मजदूरों की मांगे बढ़ाओ, ऐसा उस समय नहीं था। CSIR, फिर जो बाकी इसरो, ये पूरी जो साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, इनकी रूपरेखा नेहरू के समय। पूरा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है नेहरू के समय। पूरा जो हमारा मैन पावर आज अगर आप देखें तो आप गर्व के साथ कह सकते हैं, इंडिया का जो सॉफ्ट पावर, सॉफ्टवेयर में काम करने वाले लोग हैं, उनकी जगह पूरी दुनिया में है। वो कैसे आई? वो अभी के किससे नहीं आई, उसके पीछे एक आधारशिला थी और उस आधारशिला के कारण ये उपलब्धि भारत की हुई। खैर, इनके फोकस क्या थे? मुख्य फोकस, जैसे एक फोकस होता है, भगत सिंह क्या बात करते थे? भगत सिंह ये बात नहीं करते थे कि राम मंदिर बनाओ, गौ माता की पूजा करो, गोबर से कोरोना को दूर करो, ये बातें नहीं करते थे। भगत सिंह जो नास्तिक थे, भगत सिंह बात करते थे वैज्ञानिक सोच की। भगत सिंह बात करते थे गरीबी दूर होना चाहिए, दलितों पे अत्याचार बंद होना चाहिए, किसानों पे अत्याचार बंद होना चाहिए, मजदूरों को उनके अधिकार मिलना चाहिए। अल्पसंख्यकों के खिलाफ पूर्वाग्रह, गलत धारणाओं का फैलाना। दूसरा है इसके आधार पे नफरत पैदा करना। तीसरा है इस नफरत के आधार पे दंगे करवाना। चौथा है दंगों के आधार पे सत्ता पे आना। और पांचवा है सत्ता में आके उस एजेंडा को पूरा करना जो समाज के चंद संभ्रांत लोगों के फेवर के हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो आज